Hello student, welcome to the first lecture of biomolecules. In this lecture, we are going to start with a very important chapter that is biomolecules. Now, if I talk about biomolecules, biomolecules होते क्या हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. बहुत सारे biomolecules हैं, उन सबको डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. If we talk about this chapter from entrance point of view, one or maximum two questions will be there in your entrance exam, like NEET, JEE, CET में. JEE में तो हार्डली इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है. NEET में we can expect two questions from this chapter. बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो जो फर्स्ट पार्ट है बायोमोलिक्यूल्स का दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू है. बाद में का जो पार्ट है वो प्रोटीन्स है, वाइटामिन है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, वो थोड़ा सा बायो से रिलेटेड है. ठीक है, बट ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हमारे लिए ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज थ्योरेटिकली इसमें कोई ऐसा न्यूमेरिकल्स नहीं है ना. सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है, एवरीवन नोज, बायो स्टूडेंट्स को तो स्पेशली पता होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, ऑर्गन्स. हमारे बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं. एंड ऑर्गन्स आर फर्दर मेड अप ऑफ व्हाट, टिश्यूज. टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स. सेल्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनेल्स, एंड ऑर्गेनेल्स आर मेड अप ऑफ व्हाट, बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, वाइटामिन है, ये सब उसमें इंक्लूड होता है. इफ यू टॉक अबाउट बायोमोलिक्यूल एज सच, तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं, दे आर लाइफलेस मॉलिक्यूल. दे आर लाइफलेस मॉलिक्यूल व्हिच कंबाइन इन अ स्पेसिफिक मैनर. जैसे आपको पता होगा प्रोटीन्स को आप पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हो, तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स, राइट, बहुत सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न में ज्वाइन होते हैं और उससे आपको बनता है प्रोटीन. तो दे आर बेसिकली व्हाट, लाइफलेस मॉलिक्यूल. उनका खुद का तो कोई लाइफ होता नहीं है, बट दे आर लाइफलेस मॉलिक्यूल व्हिच कंबाइन इन अ स्पेसिफिक मैनर, एक पर्टिकुलर मैनर में कंबाइन होते हैं and they produce a life, right, or they carry out biological reactions. Or we can say biomolecules are also what they forms, they are the organic compound which forms the basis of life. तो basic definition क्या है biomolecules का, if we say definition wise, तो biomolecules are biomolecules are lifeless molecules. They are lifeless molecule which combines in a specific manner to produce life or to carry out biological reactions, right? ये इसका one of the definition हुआ. और we can say biomolecules, second definition, biomolecules are the organic compounds. They are the organic compounds which forms the basis of life. They form the basis of what, students? Life, right? They are the organic compound which forms the basis of life. एग्जाम्पल के तौर पे जो हमको सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ना है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद आता है प्रोटीन्स, ये दो तो हमको बहुत ज्यादा डिटेल में है. उसके अलावा विटामिन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एक्सेट्रा, ये सब हमको डिटेल में डिस्कस करना है. उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करना है. लगभग मेरे हिसाब से 4 से 5 लेक्चर्स तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर ही जाएंगे. ठीक है ना. इफ यू टॉक अबाउट, सबसे पहला जो बायोमोलिक्यूल है वो है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स. अब ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ठीक है ना, नाम से तो ऐसा लगता है कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट्स मतलब वाटर, वाटर मतलब क्या होता है, H2O. तो स्टूडेंट्स जो पहले जमाने का डेफिनेशन है वो भी डिस्कस करेंगे, ओल्ड डेफिनेशन जो है वो और न्यू डेफिनेशन दोनों डिस्कस करेंगे. सबसे पहली बात तो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज कौन करते हैं, प्लांट सिंथेसिस करते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स. मैं एक एक छोटी से छोटी चीज लिख के दूंगा, ये नोट्स में एक एक चीज कॉपी डाउन करना है आपको, क्योंकि यही नोट्स है और इसी में से एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके आएंगे. ठीक है, ये तो अभी चलो इंट्रोडक्शन है, आगे का पार्ट बहुत डिटेल में, बट एक एक चीज मैं बोर्ड पे लिखूंगा. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स by the process called photosynthesis.
फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस बेटा किसके प्रेजेंस में होगा? ऑब्वियसली नाम लिखा है फोटो मतलब लाइट, तो बेटा बाय यूजिंग और बाय कंज्यूमिंग 18 एटीपी मॉलिक्यूल्स, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, राइट, मॉलिक्यूल्स 18 एटीपी मॉलिक्यूल्स। कैसे? x टाइम्स CO2 प्लस y टाइम्स H2O consuming 18 ATP molecules in the presence of sunlight, right? और ये प्रोसेस किस में होता है बच्चों? क्लोरोफिल में, सबको पता ही होगा क्लोरोफिल में। तो इससे क्या बनता है? CxH2O y टाइम्स प्लस x टाइम्स O2 रिलीज होगा, बराबर। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ अगर मैं बात करूं तो इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस बाय कंज्यूमिंग 18 एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हुआ। तो ओल्ड डेफिनेशन क्या था पता है? ओल्ड डेफिनेशन बेटा इसी स्ट्रक्चर को और इसी मॉलिक्यूल को देख के बनाया गया ना। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार्बन इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। सो इसका ओल्ड डेफिनेशन, मैं इधर हेडिंग भी लिख रहा हूं ओल्ड डेफिनेशन। पुराना डेफिनेशन क्या था? Carbohydrates are the compound. Carbohydrates are the compounds. They are the compounds in which carbon atom is surrounded by water molecule, H2O molecule, right ना? H2O molecule मतलब they are hydrates of carbon. So basically इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हो, carbohydrates are nothing but hydrates of carbon, right? इसमें कार्बन एटम is surrounded by dash molecule, वाटर मॉलिक्यूल। ये ओल्ड डेफिनेशन था, ठीक है ना। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो सबको पता है ग्लूकोज, व्हाट इज ग्लूकोज? C6H12O6, बराबर है। इस कंपाउंड को आप कैसे लिख सकते हो बताओ? इस कंपाउंड को मैं C6H2O 6 टाइम्स लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया, बराबर है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ CxH2OY के साथ तो यहाँ पे x का वैल्यू 6 आ जाएगा एंड y का वैल्यू भी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, बराबर है ना। अगर हम लोग एक और एग्जांपल लें, सुक्रोज पता होगा, डाइसैकराइड, दो शुगर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज तो सुक्रोज बनता है, बराबर है। इसको आप कैसे लिख सकते हो बताओ? इसको आप C12 राइट H2O 11 टाइम्स लिख सकते हो, ध्यान से देखो, राइट। तो बच्चों 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, बराबर बैठ रहा है। तो अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ तो x का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू 12 आएगा और y का वैल्यू 11 आएगा। तो x और y का वैल्यू जरूरी नहीं सेम है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये ओल्ड डेफिनेशन था। प्लीज तसल्ली से सुनो बेटा, हमने कार्बोहाइड्रेट्स शुरू किया है, तसल्ली से सुनो। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड व्हिच आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस इन क्लोरोफिल एंड बाय कंज्यूमिंग 18 एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इनका जो ओल्ड डेफिनेशन वो क्या था? ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से क्या था? कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन व्हिच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय डैश मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन को सराउंड करेगा। जैसे देखोगे तो ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन ही हो गया, बराबर है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए हमने ये दो एग्जांपल दे दिए। बट स्टूडेंट ध्यान से सुनो, जैसे जैसे और रिसर्च हुआ और स्टडीज हुए, बाद में पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स में फ्री वाटर मॉलिक्यूल है ही नहीं, फ्री वाटर मॉलिक्यूल है ही नहीं, और इसके अंदर H2O मॉलिक्यूल दिखते ही नहीं है और होते भी नहीं है, ठीक है। सो लेटर स्टडीज रिवील दैट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से नया डेफिनेशन आया। लेटर स्टडीज रिवील दैट in carbohydrates there are no free H2O molecule, कोई free H2O molecule है ही नहीं, राइट ना। free H2O molecule है ही नहीं है, that means that is they are not hydrates of carbon। इसके अंदर फ्री H2O मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कैसे हो गया? दे आर नॉट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, बराबर है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज, बहुत सारे कंपाउंड्स जो कार्बोहाइड्रेट्स थे, ध्यान से सुना, बहुत सारे कंपाउंड जो कार्बोहाइड्रेट्स थे बट वो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, C6CxH2O y टाइम्स, इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। मतलब बहुत सारे कंपाउंड जो कार्बोहाइड्रेट्स थे
वो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। जैसे कि सर एग्जांपल दो, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको दूं रैमनोज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रैमनोज? इट इज C6H10 C6H12O5। अगर हम लोग इस कंपाउंड की बात करें तो C6H12O5, अभी मुझे था इसमें तो बेटा अगर हम लोग चाहे तो इसको क्या H2O 6 टाइम लिख सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे O6 होता तो लिख सकते थे। तो रैमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है बट ये फॉर्मूला में फिट नहीं हो रहा है। और एक दूसरा डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज जिसका फॉर्मूला होता है C5H10O4, C5H10O4। C5H10O4 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको भी बेटा H2O के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो ऐसे मुझे बताओ बेटा ये दोनों कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट तो है बट ये इस फॉर्मूला में फिट नहीं हो रहे। तो इस वजह से बेटा ये जो डेफिनेशन था वो बेसिकली क्या था? रॉन्ग था। सबसे पहले इसका जो कंसेप्ट था वही गलत है। कार्बोहाइड्रेट्स को हमने क्या माना था? दे आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला जब हम लोग ने और डिटेल में जब स्टडीज करना चालू किया। उस उल्टा ये बाद में पता चला कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल होते ही नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल होते ही नहीं है। और ये भी आपको पता चला कि बहुत सारे कंपाउंड जो कार्बोहाइड्रेट्स है बट इस फॉर्मूला में फिट नहीं हो रहे। तो इस वजह से इसके बाद नया डेफिनेशन दिया गया और वो नया डेफिनेशन क्या है वो हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे। तो आप इसका फोटो लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस मूव ऑन टू द न्यू डेफिनेशन। नया डेफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का वो ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है वो देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, ठीक है, ग्लूकोज सबको पता है बच्चों C6H12O6 होता है, राइट। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है रियल वाला स्ट्रक्चर वो है ऐसा वाला ओपन चेन वाला, ये वाला। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। आगे तो हम लोग को वैसे भी याद होने वाले हैं तो फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान देना। OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH और यहाँ पे H। दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। भले इसको आप C6H2O6 टाइम लिख सकते हो बट इसमें एक भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं दिख रहे हैं। आप गिनोगे कार्बन मेरे साथ तो ये सब पॉइंट्स कार्बन ही है। तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑक्सीजन गिनो 1 2 3 4 5 6 हो गया। एक भी वाटर मॉलिक्यूल है क्या? नहीं। ये ग्लूकोज की बात होगी। अगर मैं बात करूं फ्रक्टोज की, राइट, तो फ्रक्टोज भी बेटा क्या है? इसका फंक्शनल आइसोमर है, आइसोमरिज्म चैप्टर में पढ़ा है। C6H12O6 इसका भी फॉर्मूला वही है बट इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे CH2OH आ जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे वापस से CH2OH 1 2 3, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH H और H, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फ्रक्टोज। नाउ अगर हम लोग बात करें तो न्यू डेफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का वो देख लेते हैं। तो नए डेफिनेशन के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो चारों कार्बन है वो असिमेट्रिक कार्बन है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा ये कंपाउंड? यस। असिमेट्रिक कार्बन मतलब जो चारों अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। मैंने ऑलरेडी आपको जीओसी में सिखाया था। यहाँ पे 3 असिमेट्रिक कार्बन है बच्चों। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। जो अगर हम लोग बात करें कीटो ट्रायोस को छोड़ के, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, खाली एक ही एक्सेप्शन है। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। They are optically active. This is the new definition. Optically active polyhydroxyaldehyde और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अभी ये समझा नहीं सर आप लोगों को बच्चों? यहाँ तक समझा गया? कीटोन सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव तक समझा? क्यों? क्योंकि असिमेट्रिक कार्बन है। पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों? क्योंकि बहुत सारे OH ग्रुप है इसमें। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे OH ग्रुप। या तो वो अल्डिहाइड हो सकता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा ग्रुप है? अल्डिहाइड है। और ये वाला जो ग्रुप है वो कौन सा है? कीटोन है। तो या तो वो अल्डिहाइड होंगे या फिर कीटोन होंगे। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और
पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और द compounds which on hydrolysis gives polyhydroxyaldehyde PHA मतलब polyhydroxyaldehyde और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। सर ये नहीं समझा, हमको यहाँ तक समझा सर, ये वाला नहीं समझा, तो ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल नंबर 3, हैव यू हर्ड अबाउट सुक्रोज? सर यस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज? C12H22O11। ठीक है ना। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूं, जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है बच्चों, क्या किया जाता है? हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विद वाटर। तो इसके अंदर दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए थे, एक था ग्लूकोज, ये स्कूल में भी पढ़ा होगा, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये केमिकल काइनेटिक्स में भी सिखाया था मैंने। इसको बोलते हैं ग्लूकोज और इसको बोलते हैं फ्रक्टोज, बराबर है। तो आप बताओ, क्या ये कंपाउंड का मैंने क्या किया? वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, हाइड्रोलिसिस करवाया, राइट ना, हाइड्रोलिसिस करवाया। हाइड्रोलिसिस करवाने से आपको क्या मिला? ग्लूकोज मिला, और ग्लूकोज सबको पता है इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। देख लो, अल्डिहाइड है, बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है। और फ्रक्टोज क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। तो इसका मतलब सुक्रोज भी कार्बोहाइड्रेट हुआ। क्यों? क्योंकि इसका जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तब आपको पीएचए या फिर पीएचके मिल रहा है। तो ध्यान देना, या तो ओरिजिनली वो पीएचए या पीएचके हो, जैसे ये पीएच क्या है? ए है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, और ये पीएच क्या है? के है। या फिर ऐसा कंपाउंड जिसका क्या करें? हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको पीएचए या पीएचके मिलना चाहिए, तो आप उसको क्या बोलोगे? कार्बोहाइड्रेट। तो अभी डेफिनेशन अगर आप ध्यान से रीड करोगे, कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑप्टिकली एक्टिव polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketone or the compound which on hydrolysis gives polyhydroxy aldehyde or polyhydroxy ketone। तो इस वाले कंपाउंड्स को आप क्या बोलोगे? ये वाले कंपाउंड्स को आप बोलोगे कार्बोहाइड्रेट्स, और ये इसका नया डेफिनेशन है बेटा। ठीक है, तो अगर आप इसको शॉर्ट में याद करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, कार्बोहाइड्रेट्स शॉर्ट में, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव OA polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketones or the compounds which on hydrolysis gives PHA और PHK। ठीक है ना, ये शॉर्ट में अगर आपको PHA PHK के फॉर्म में याद रखना तो ऐसे भी याद रख सकते हो। तो याद रखना, carbohydrates are OA optically active optically active polyhydroxy PHA और PHK और the compound which on hydrolysis gives PHA और PHK बेटा। So this is the new definition। तो नए डेफिनेशन के हिसाब से एक चीज कंफर्म हो गई बेटा कि कार्बोहाइड्रेट्स में वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते हैं। सर आप बोलोगे सर फिर नाम तो चेंज नहीं हो, अभी भी नाम हम लोग कार्बोहाइड्रेट से यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ऐसे बहुत सारे आगे टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे जिसमें नाम तो अभी भी ओल्ड नेम ही यूज करते हैं, यस, बट उसका डेफिनेशन चेंज हो गया बेटा। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, कार्बोहाइड्रेट्स में बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर्स तो अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले ही हैं। तो स्टूडेंट्स ये नया डेफिनेशन है किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। और कार्बोहाइड्रेट्स में मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए, तभी वो कार्बोहाइड्रेट कहलाया जाएगा। मिनिमम कितने कार्बन? 3 कार्बन होने चाहिए। 2 कार्बन 1 कार्बन का कभी कार्बोहाइड्रेट होता नहीं है, 3 कार्बन से ही कार्बोहाइड्रेट शुरू होते हैं, वो आगे आपको बताऊंगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कैसे किया। अभी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे बच्चों? एकदम सिंपल है। सुक्रोज का आपने हाइड्रोलिसिस किया, आपको कितने मॉलिक्यूल्स मिले? 2 ना। अभी इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं बेटा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज ग्लूकोज तो एक सिंगल मॉलिक्यूल ही तो है। हाँ, इसमें कितने मॉलिक्यूल जुड़े थे? 2 थे। तो इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 शुगर मॉलिक्यूल मिल गए, इनको शुगर बोलेंगे। तो ये बेटा एक ही शुगर है, क्या है? एक ही शुगर है, तो इसको क्या बोलेंगे? मोनो क्यों? एक ही है। सैकराइड का मतलब होता है शुगर। सैकरीन सुना होगा, सैकरीन, यस। तो सैकरीन का मतलब होता है शुगर, तो इसको मोनोसैकेराइड बोलेंगे। इसका भी हाइड्रोलिसिस करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो ये भी मोनोसैकेराइड। इसका हाइड्रोलिसिस करा तो आपने को कितने मॉलिक्यूल्स मिले? 2, तो इसको बोलेंगे डाइसैकेराइड। 3 मिलेंगे तो ट्राइसैकेराइड, और बहुत सारा मिलेगा, बहुत ज्यादा, समझो 3000 5000 ऐसे, तो उसको बोलेंगे पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स का क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आई होप सबको नया डेफिनेशन समझा होगा। एक बार मेरे साथ रिवाइज करो, चलो बिना देखे, चीटिंग मत करना। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और द कंपाउंड व्हिच ऑन, बोलो, सॉल्वोलिसिस नहीं, क्या? हाइड्रोलिसिस गिव्स पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। एग्जांपल के तौर पे आप लोग प्लीज इसको याद रखिएगा। ठीक है,
इसका फोटो लो, फिर हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट शुरू करते हैं। इसका फोटो ले लो। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट विद द carbohydrates का classification of carbohydrates on the basis of behavior on hydrolysis। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, राइट? तो वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट हो गया। फिर जैसे सुक्रोज था, उसको आप हाइड्रोलाइज कर रहे हो तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल रहे हैं, मतलब दो आपको मोनोसैकेराइड्स मिल रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस, राइट, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स बेसिकली, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स and complex carbohydrates। ठीक है ना? complex carbohydrates are further classified into two types। तो बेसिकली ये complex का पार्ट है। वन इज oligosaccharides and polysaccharides। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान से सुनो बेटा, एक एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताऊंगा, ठीक है? अगर हम लोग बात करें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की, तो इसको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। इसको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। दे आर आल्सो नोन एज, इनको दूसरा नाम क्या दिया गया है? मोनोसैकेराइड, क्योंकि ये एक ही शुगर मॉलिक्यूल है। मैंने आपको पहले बोला था सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, सैकरीन वर्ड से आया बेटा सैकेराइड, ठीक है? मोनोसैकेराइड, ठीक है? इनको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ये वाली बात हो गई। इनका आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, सो can be hydrolyzed and on hydrolysis, very important MCQ question, on hydrolysis they give 2 to 10 मोनोसैकेराइड, 2 से लगा के 10 मोनोसैकेराइड देते हैं, तब उसको आप क्या बोलते हो? ओलिगोसैकेराइड। सॉरी क्या बेटा? ओलिगोसैकेराइड बोलेंगे। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल दे रहे हैं हाइड्रोलिसिस में, दो ही दे रहे हैं, राइट? जैसे सुक्रोज था, ठीक है ना? तो उसको आप क्या बोलोगे? डाइसैकेराइड। क्या बोलोगे? डाइसैकेराइड। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? C12H22O11। C12H22O11। मोनोसैकेराइड में बेटा हाइड्रोलिसिस पॉसिबल ही नहीं, इनका हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना? जबकि इधर हाइड्रोलिसिस हो सकता है। यहाँ पे बेटा दे गिव्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, they can be hydrolyzed and gives large number of क्या? मोनोसैकेराइड्स। ये बेटा ज्यादा नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स देंगे, राइट? ये तो 2 से 10 ही देंगे, बट दे गिव्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। बहुत सारे में तो बेटा 5000 मॉलिक्यूल्स तक भी होते हैं। अगर हम लोग बात करें सिंपल की, तो इनको मोनोसैकेराइड भी बोलते हैं। दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे हम लोग मोनोमर्स पढ़ते हैं ना, वैसे ये मोनोमर्स है। तो दे आर बेसिक यूनिट्स ऑफ व्हाट? कार्बोहाइड्रेट्स। दे आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? एंड अगर हम लोग बात करें तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दे आर क्रिस्टलाइन, वो क्रिस्टलाइन भी होते हैं, ठीक है ना? दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड आर स्वीट इन टेस्ट वाइज भी बेटा क्या होते हैं? स्वीट होते हैं, स्वीट इन टेस्ट, बराबर है? जबकि अगर बात करो ओलिगोसैकेराइड्स की, तो ओलिगोसैकेराइड्स भी बेटा क्या होते हैं? दे आर आल्सो सॉल्युबल, दे आर क्रिस्टलाइन एंड स्वीट इन टेस्ट। फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो दे आर क्रिस्टलाइन होते हैं, और क्या होता है बेटा? दे आर सॉल्युबल इन H2O, स्वीट इन टेस्ट एंड सॉल्युबल इन H2O। दे आर आल्सो सॉल्युबल इन H2O। नाउ 2 से लगा के 10 तक मॉलिक्यूल दे रहे हैं मोनोसैकेराइड्स के, राइट? तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, सबसे पहले अगर आपको सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल दे रहे हैं, तो आप इसको क्या बोलोगे? डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड का फॉर्मूला होता है C12H22O11। C12H22O11। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज क्या है बेटा? एक डाइसैकेराइड है। दिस ऑन हाइड्रोलिसिस gives glucose plus fructose। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर व्हाट बेटा? दे आर मोनोसैकेराइड। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें मैल्टोज की, मैल्टोज इज आल्सो अ डाइसैकेराइड हैविंग द फार्मूला C12H22O11। दोनों का फार्मूला सेम ही है, बट दिस ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज
एंड ग्लूकोज। सो इट इज अ डाइसैकेराइड जिसमें दोनों मॉलिक्यूल किसके होते हैं, ग्लूकोज के होते हैं। दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें लैक्टोज की, मिल्क शुगर सुना होगा सबने, मिल्क शुगर एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है। मैंने भी जो पीडीएफ भेजा उसमें एमसीक्यू में ये है डेफिनेटली। तो इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वापस आपको मिलता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, गैलेक्टोज शुगर होता है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया डाइसैकेराइड के बारे में। अगर हम लोग बात करें एक एक एग्जांपल, चलो ट्राइसैकेराइड का भी पढ़ लेते हैं। ट्राइसैकेराइड की बात करें, इसकी ट्राइसैकेराइड की, तो ट्राइसैकेराइड में बेटा कितने होंगे, 3 मॉलिक्यूल होंगे। तो सी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आप लोग आर्बिट्री याद रखो, C6H10O5 ऐड करो, इसमें इतना ऐड करोगे तब आपका ट्राइसैकेराइड बनेगा। ट्राइसैकेराइड में वापस ये ऐड करोगे तो टेट्रासैकेराइड बनेगा एंड सो ऑन। तो आप बताओ, कार्बन 12 थे, 6 ऐड हो गए, कितने हो गए, 18 हो गए। 22 था, 10 ऐड करो 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने है बेटा, 11 है, और ये 5 ऐड करो, 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। और बहुत बार ऐसे ही पूछते हैं, द फॉर्मूला ऑफ ट्राइसैकेराइड इज, ठीक है ना, तो याद रखना। इसका अगर एग्जांपल तो बेटा रैफिनोज, क्या नाम है, रैफिनोज। और रैफिनोज का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है, रैफिनोज का हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो आपको मिलता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज किसका हाइड्रोलिसिस करके मिला है बच्चों, रैफिनोज का, बराबर है। अगर हम लोग बात करें थर्ड एग्जांपल टेट्रासैकेराइड की, यहाँ तक तो सबको याद ही रखना बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इतना दिया हुआ है। टेट्रासैकेराइड की, टेट्रासैकेराइड का फॉर्मूला क्या होगा, वापस यही ऐड करो, 18 में 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 32 में 10 ऐड करोगे तो 42 हो जाएगा, और 16 में 5 ऐड करोगे तो 21 हो जाएगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, याद रखना है सबको। इसका एग्जांपल है बेटा स्टैक्यूज, क्या नाम है, स्टैक्यूज, ठीक है सर। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये 3 मिलेगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज, वापस से 2, तो 2 मॉलिक्यूल किसके हो जाएंगे, गैलेक्टोज के हो जाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया पूरा का पूरा कंसेप्ट किसका, ओलिगोसैकेराइड का। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू बच्चों, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, डाइसैकेराइड, वो लोग पूछेंगे आपको, ठीक है ना। लैक्टोज याद रखना, इट इज अ मिल्क शुगर, आगे भी मैं आपको वापस बताऊंगा, डोंट वरी। ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल रैफिनोज है, टेट्रासैकेराइड का एग्जांपल क्या है बेटा, स्टैक्यूज है, ठीक है। चलो इसको याद हो गया अपना। चलो अगर हम लोग बात करें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो है दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, अल्डोसिस एंड कीटोसिस, बराबर है। अब ये अल्डोसिस और कीटोसिस क्या होता है, अल्डोसिस में CHO मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, CHO इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, CH होगा। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो C डबल बॉन्ड OC दैट इज कीटोन इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, कीटोन होगा, राइट। तो अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे बात करें अल्डोसिस की, तो आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं ग्लूकोज, क्या बेटा, ग्लूकोज। जैसे मैंने आपको प्रीवियस बोर्ड में बताया था, ग्लूकोज में CHO था, और यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो किसका, फ्रक्टोज का, ठीक है ना। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बेटा क्या होता है, दे आर आल्सो नोन एज मोनोसैकेराइड्स। सो ये वाला हो गया मोनोसैकेराइड्स, ये हो गया ओलिगोसैकेराइड्स। अगर मैं बात करूं इनकी पॉलीसैकेराइड की, तो पॉलीसैकेराइड बेटा गिव्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। दे आर एमॉर्फस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर एमॉर्फस, दे आर टेस्टलेस, इनका कोई टेस्ट ही नहीं होता है, टेस्टलेस एंड इनसॉल्युबल, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बराबर है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। दे गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करें तो बच्चों बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा सेल्यूलोज, इवन वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ स्टार्च, ठीक है ना। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ एनिमल स्टार्च लाइक ग्लाइकोजन है, गम्स है, रेजिन्स है, एक्सेट्रा। सो दीज आर व्हाट पॉलीसैकेराइड। सो ये क्लासिफिकेशन जो आपने पढ़ा, याद रखना, ये मैं इरेज कर रहा हूं, क्या था ट्रिक याद रखने का, डाइसैकेराइड से ट्राई से टेट्रा बनाना है तो क्या ऐड करोगे, C6H10O5 ऐड करना, C6H10O5। So student, this is the classification of carbohydrates on the basis of hydrolysis, behavior on hydrolysis. If they give 2 molecules to 10 molecules, then they are known as oligosaccharide. If they give large number of molecules, right? तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड्स। एंड इफ दे आर नॉट हाइड्रोलाइज, इसको आप हाइड्रोलाइज ही नहीं कर सकते तो उसको क्या बोलोगे, मोनोसैकेराइड बोलेंगे। हमारे सिलेबस में तीनों है, सिंपल भी है,
सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में अभी डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन हमारे सिलेबस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज डिटेल में इनका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस है, टेस्ट बहुत सारे हैं, वो भी पढ़ेंगे। ओलिगोसैकेराइड्स के एज सच अगर हम लोग बात करें तो हमारे सिलेबस में सिर्फ डाइसैकेराइड्स ही है, सिर्फ डाइसैकेराइड्स, बराबर है। ये फिलहाल याद जरूर रखना, बट इनके स्ट्रक्चर्स भी हमारे सिलेबस में मैल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज, इनके रिंग वाले स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और पॉलीसैकेराइड्स में भी हम लोग पढ़ेंगे बेटा, सेलुलोज है, स्टार्च है, इन सब के भी स्ट्रक्चर्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। So this is the classification of carbohydrates on the basis of behavior on hydrolysis. This is very important for entrance point of view, ये वाले examples, and बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बेटा एज इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें से स्टार्ट करेंगे मोनोसैकेराइड्स पहले, फिर डाइसैकेराइड्स एंड मतलब ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो आप लोग इसका फोटो ले लो, फिर मैं आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसको क्या बोल सकते हैं, मोनोसैकेराइड भी बोलते हैं, इनके बारे में डिस्कशन शुरू होगा। इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द मोनोसैकेराइड दैट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैंने लिख के रखा है, ध्यान से सुनो। Monosaccharides are also known as what? Simple carbohydrates. They are also known as, they are called as simple carbohydrates. इनको आप simple carbohydrates भी बोलते हो, right? अगर हम लोग बात करें, इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया बेटा किसमें? अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के हिसाब से, अल्डोजेस एंड कीटोजेस, बराबर है। अगर अल्डिहाइडिक ग्रुप है तो उसको अल्डोजेस बोलेंगे, कीटोनिक ग्रुप है तो उसको कीटोजेस बोलेंगे। दे कंटेन जनरली 3, मैंने आपको पहले बोला था 2 कार्बन और 1 कार्बन वाला कभी कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, 3 से शुरू होता है और जनरली हम लोग 6 तक जाते हैं, बट 7 तक कार्बोहाइड्रेट्स नोन है। 7 कार्बन एटम्स इन अ चेन विद अ कार्बोनिल ग्रुप आइदर एट C1 और C2। मतलब अगर मेरे पास में ये चेन प्रेजेंट है, कार्बन का चेन है, इसको हम लोग जनरली कार्बोहाइड्रेट्स को वर्टिकल ही लिखते हैं बच्चों, आपने भी देखा होगा। ये चेन 7 तक जा सकता है, इसको हम लोग जनरली 1 मार्क करेंगे, इसको 2 मार्क करेंगे, इसको 3, इसको 4 एंड सो ऑन, बराबर है। तो इन दोनों में से कोई भी जगह पे कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है। कार्बोनिल ग्रुप जो है वो 1 या 2 पे ही होगा। कार्बोनिल ग्रुप आइदर एट C1 और इट कैन बी प्रेजेंट एट C2, या तो C1 पे होगा या फिर C2 पे होगा, राइट। सो मोनोसैकेराइड दैट आर जनरली ड्रॉन, मोनोसैकेराइड्स आर जनरली ड्रॉन वर्टिकली विद द कार्बोनिल ग्रुप एट द टॉप। एट द टॉप मतलब या तो फर्स्ट या फिर सेकंड पे, बाकी सब कार्बन के ऊपर OH ग्रुप होगा, जो मैंने आपको बताया था पॉलीहाइड्रोक्सी। अगर CHO ग्रुप या फिर कार्बोनिल ग्रुप, ध्यान देना बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एट C1, अगर वो C1 पे है तो उसको आप बोलोगे अल्डोज, क्या बोलेंगे इसको? अल्डोज। और अगर कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि वो तो फिर CHO हो जाएगा ना, अगर यहाँ पे है तो C डबल बॉन्ड, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो वो कीटोनिक ग्रुप हो जाएगा। सो अगर कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट, इफ कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एट C2, C1 और C2 के अलावा कहीं नहीं हो सकता, तो आप इसको क्या बोलोगे? कीटोस। तो अल्डोज और कीटोस 2 हो सकते हैं बच्चों, इनका नाम जो है इस तरीके से रखा जाता है, ठीक है। अभी इसमें अल्डोज एंड कीटोस में बेटा फिशर करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया था, जो मैंने आपको GOC में भी सिखाया था। उन्होंने D&L कॉन्फ़िगरेशन बताया था मोनोसैकेराइड्स के लिए, स्पेशली D&L कॉन्फ़िगरेशन। ये जो D और L है उसका स्मॉल d से और स्मॉल a से कोई लेना देना नहीं है, पहले बोल देता हूँ। डेक्स्ट्रो एंड लेवो, उससे कोई लेना देनी है सर। तो फिर ये कैपिटल D और कैपिटल L स्टैंड्स फॉर व्हाट? दे स्टैंड्स फॉर, दिस D and L refers to the relative configuration of the OH group at the penultimate carbon with respect to glyceraldehyde taken as a standard। ऊपर से गया तो अभी ध्यान से सुनो, ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये ध्यान दो, ग्लिसरॉल्डिहाइड बेटा इसको बोलते हैं, इसको आप ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हो। पहले बताओ ये अल्डिहाइड है कि कीटोज है? सर ये तो अल्डोज है। अल्डोज क्यों बोला इसको बताओ? क्योंकि इसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप है बेटा, CHO ग्रुप है फर्स्ट कार्बन पे, तो इसको क्या बोलेंगे? अल्डोज बोलेंगे। टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3। सर 3 कहाँ है? ये है ना बेटा सेंटर में, ये भी तो कार्बन ही है ना, 4 बॉन्ड दे देखो ना, तो इसको क्या बोलेंगे? अल्डो ट्रायोस बोलेंगे। अभी यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, इसका नाम ग्लिसरॉल्डिहाइड है, नो डाउट। इसको क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर मैं बात करूं ग्लिसरॉल्डिहाइड की, ठीक है ना, तो एक ग्लिसरॉल्डिहाइड तो बेटा ऐसे भी हो सकता है, CHO, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे OH और यहाँ पे H, ठीक है ना। तो सर ये भी तो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है?
तो फिशर ने बेटा डीएनएल कॉन्फ़िगरेशन निकाला था। सर वो क्या होता है, जो पेन अल्टीमेट कार्बन होता है, एकदम ध्यान से सुनना, बाद में बोलोगे ऐसा डाउट है। पेन अल्टीमेट कार्बन का मतलब क्या होता है, सेकेंड लास्ट कार्बन। अल्टीमेट कार्बन मतलब लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट कार्बन मतलब पेन अल्टीमेट कार्बन, राइट ना। प्री पेन अल्टीमेट मतलब थर्ड लास्ट कार्बन। तो ये फर्स्ट कार्बन है, नंबरिंग यहीं से शुरू होगी क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। ये 1, ये 2 और ये 3, ये थर्ड मतलब लास्ट कार्बन हो गया ना यहाँ पे, तो इसके आगे तो जा ही नहीं रहे। तो ये थर्ड अगर लास्ट है मतलब ये अल्टीमेट कार्बन है, तो अल्टीमेट कार्बन ये है, तो ये कौन सा हो गया सर, ये पेन अल्टीमेट कार्बन। तो पेन अल्टीमेट कार्बन के ऊपर सेकेंड लास्ट कार्बन मतलब पेन अल्टीमेट कार्बन के ऊपर OH किस साइड में है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। सर समझाओ जरा, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द OH ग्रुप एट द पेन अल्टीमेट कार्बन। यहाँ पे OH ग्रुप कौन से साइड में है, राइट हैंड साइड में है। पेन अल्टीमेट कार्बन ही देखना और कोई कार्बन नहीं देखना है। तो यहाँ पे OH ग्रुप कौन से साइड में है, राइट हैंड साइड में है। तो राइट हैंड साइड में है तो इसको बेटा डी बोलेंगे। इसका डेक्स्ट्रो से कोई लेना देना नहीं है, पहले मैं वापस बोल देता हूँ, डेक्स्ट्रो लेवो से कोई लेना देना नहीं है। जबकि अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, इसका नाम भी ग्लिसरॉल्डिहाइड ही है, इसका नाम भी ग्लिसरॉल्डिहाइड ही है, बराबर है। बट यहाँ पे जो पेन अल्टीमेट कार्बन कौन सा, यही है पेन अल्टीमेट कार्बन। इसमें OH कौन से साइड में है, राइट हैंड साइड में कि लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको L ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलेंगे। Don't write here small d and capital D, sorry small d and small l, capital D and capital L ही लिखना है। तो OH मैं यहाँ पे कलर से लिख देता हूँ। OH अगर बेटा कौन से साइड में है, OH अगर कौन से साइड में है, राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में, तो आप इसको क्या बोलोगे, वो भी कौन से कार्बन पे, कोई भी कार्बन पे नहीं, पेन अल्टीमेट कार्बन पे ही होना चाहिए। और नंबरिंग कहाँ से करोगे, ऊपर से ही करोगे। तो जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, चलो बताओ, CHO लिखा है, आप बताओ CH2OH, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH और यहाँ पे H है। बताओ बताओ, अभी मुझे था इसमें पेन अल्टीमेट कार्बन कौन सा है, ये नहीं, ये कौन सा है, अल्टीमेट है, ये वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 कार्बन है, तो चौथा कार्बन मतलब पेन अल्टीमेट, ये कार्बन पेन अल्टीमेट हो जाएगा। इसमें OH को देखना है। सुन रहे हैं, सो तो नहीं रहे सब लोग, गांव से आए क्या सब लोग, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है। OH कौन से साइड में है, OH ऑन द राइट हैंड साइड है बच्चों। तो OH अगर राइट हैंड साइड में है तो इसको आप D बोलोगे। अगर यही OH लेफ्ट हैंड साइड में होता तो उसको क्या बोलते हैं, L बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे OH कौन से साइड में आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, बोलो, इसको हम लोग बोलेंगे L ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो इसको बेटा स्टैंडर्ड माना था, फिशर ने इसको क्या माना था, स्टैंडर्ड, और इसी हिसाब से दूसरों का नेमिंग किया गया था। अगर आप ध्यान से देखो तो एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, यहाँ पे बेटा आपको लगता है ये इसका मिरर इमेज है, मिरर इमेज समझ में आता है, ये देखो, ये इसको मिरर के सामने रखोगे तो ऐसे ही दिखेगा। तो ये मिरर इमेज है, तो इसकी वजह से याद रखना D and L ग्लिसरॉल्डिहाइड आर enantiomers, they are dash enantiomers। enantiomers पता है ना, मिरर इमेज होता है, yes enantiomers। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज आप बताओ, इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है। सर डिक्टो, फॉर्मूला भी सेम है, सब कुछ सेम है, खाली सेकेंड कार्बन के ऊपर OH का पोजीशन अलग है, सिर्फ एक ही कार्बन पे पोजीशन अलग है, तो इनको बेटा एपीमर भी बोलेंगे। सो दे आर C2 एपीमर्स। अभी ये क्या है समझा ही नहीं सर, एपीमर्स तो बेटा मैं नेक्स्ट बोर्ड पे और डिटेल में बहुत सारे एग्जांपल देके समझाऊंगा, डोंट वरी, आराम से सुनो, बहुत सारे एग्जांपल देके समझाऊंगा। लेकिन इनको C2 एपीमर क्यों बोला, एपीमर्स का मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट पे, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कॉन्फ़िगरेशन अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे OH ये साइड में, यहाँ पे OH ये साइड में आ गया, तो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो गया। दूसरी बात, कौन से कार्बन पे अलग है, सेकंड कार्बन पे, तो इसको बोलेंगे C2 एपीमर। अगर ये का ये समझो बहुत बड़ा चिन्ह होता, थर्ड कार्बन पे अलग होता तो C3 एपीमर, C4 एपीमर, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट बोर्ड में मैं बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ बेटा एपीमर्स के बारे में भी, ठीक है ना। ये वाला पार्ट आई होप सबको समझा होगा, मैं वापस से एक बार समझा देता हूँ, ध्यान से सुनो। मोनोसैकेराइड्स को सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं, इसमें 3 से लगा के 7 तक कार्बन होते हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू अल्डोजेस एंड कीटोजेस डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। नाउ जनरली इनको वर्टिकल लाइन में लिखा जाता है, बिकॉज़ फिशर में हम लोग वर्टिकल पे लिखते हैं। या तो फर्स्ट कार्बन पे होगा कार्बोनिल ग्रुप, या फिर सेकंड पे होगा। अगर फर्स्ट पे होगा तो उसको बोलेंगे अल्डोज, और अगर सेकंड पे होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कीटोज, बिकॉज़ दोनों साइड में कार्बन हो जाएगा ना, वरना इसमें तो एक साइड में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है ना। अभी इसके हिसाब से बेटा फिशर ने एक कॉन्फ़िगरेशन दिया था DNL का, जिसमें उसने स्टैंडर्ड किसको लिया था, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड जो था वो कौन था, ग्लिसरॉल्डिहाइड था। तो अगर OH, कौन सा OH देखने का, सब OH देखने के नहीं, पेनल्टीमेट कार्बन का OH। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही तो असिमेट्रिक कार्बन था, ये वाला, इस वजह से इसको ही देखा जाता है।
इस कार्बन के ऊपर OH कौन सा साइड में वो मैटर करता है। अगर OH ऑन द राइट हैंड साइड है तो डी हो जाएगा, इसका मतलब डेक्स्ट्रो नहीं है। और ये अगर लेफ्ट हैंड साइड में तो एल होगा। कौन सा वाला कार्बन देखना है, वापस बोलो। यस, पेन अल्टीमेट कार्बन। पेन अल्टीमेट कार्बन मतलब सेकेंड लास्ट कार्बन। तो इनको आप मिरर इमेज बोल सकते हो। सो दे आर इनैंशियोमर्स, राइट। क्या ये एपीमर्स भी है? एपीमर्स का मतलब क्या, जिसमें सिर्फ एक ही जगह पे कॉन्फ़िगरेशन अलग हो, ठीक है ना। अगर हम लोग इन दोनों को देखें तो कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एक ही जगह पे अलग है, इस वजह से बेटा इनको एपीमर्स भी बोलते हैं। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। मैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा, ध्यान से सुनो। ये अभी अल्डो ट्रायोज है कि टेट्रोज है? ट्रायोज है। क्यों? क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप है और 3 ही कार्बन है, तो ट्रायोज। ऐसे अल्डो टेट्रोज, अल्डो पेंटोज, अल्डो हेक्सोज का एक पूरा चार्ट बनाऊंगा डिटेल में। उसी तरीके से फिर आपको होमवर्क में दूंगा बेटा, ये वाला एल ग्लिसरॉल्डिहाइड का भी आप ऐसे सेम चार्ट बनाना। तो आज इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से वी कैन स्टार्ट विद ग्लूकोज। तो इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं आगे का पार्ट। अगर हम लोग एक पूरा सीरीज याद करें जो कि एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना। जो मैंने आपको बोला था कि जो कैपिटल डी एंड कैपिटल एल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड से डिराइव हुआ है, राइट। तो इस कंपाउंड को मैंने बता दिया आपको कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, राइट। इस कंपाउंड का नाम क्या है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको स्टैंडर्ड माना है। पेनल्टीमेट कार्बन कौन सा है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन मतलब लास्ट कार्बन हो गया इसका, तो सेकंड कार्बन जो होगा वो पेनल्टीमेट कार्बन हो जाएगा। उसके ऊपर OH कौन से साइड में, राइट हैंड साइड में, तो इस वजह से इसको डी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डी हो गया। तो ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया, इसी को हम लोग स्टैंडर्ड मानेंगे। और ये आपका हो जाएगा अल्डो ट्रायोस। अभी इसको अल्डो ट्रायोस क्यों बोला हमने, बिकॉज इसमें अल्डिहाइड है, CHO अल्डिहाइड है। और ट्रायोस क्यों बोला, बिकॉज इसमें 3 कार्बन ही है, इस वजह से इसको अल्डो ट्रायोस बोलेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आगे का ट्रिक सुनो मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट, एंट्रेंस के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनना। अगर मैं ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करूं तो इसमें 3 कार्बन है। अगर मैं इसके अंदर एक और कार्बन बढ़ा दूं तो ये अल्डो ट्रायोस से अल्डो टेट्रोज हो जाएगा। अभी इसका जो नेमिंग है वो कैसे किया जाता है, ये सेम एज इट इज आपको ड्रॉ करना है। सिर्फ ये जो फर्स्ट कार्बन है उसके नीचे एक और कार्बन बढ़ा देना है बस। अभी इसमें कहां पे OH आएगा, कहां पे OH आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। बट इतना पहले आप लोग समझ लो कि इसमें मैंने किया क्या, चेंजेस क्या क्या, देखो ध्यान से। ये सेम एज इट इज यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे भी कॉपी किया। अभी नेक्स्ट एक कार्बन और बढ़ा दिया, एक कार्बन और बढ़ाते ही बेटा ये क्या हो गया, अल्डो क्या हो जाएगा, ये अल्डो टेट्रोज हो जाएगा। टेट्रोज क्यों, बिकॉज इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर आप ऐसे डो ड्रॉ करोगे तो हमेशा याद रखना ट्रिक, फर्स्ट वाले में जो OH होगा वो हमेशा राइट हैंड साइड में डालो, ठीक है। और जो सेकंड वाला होगा उसमें OH हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में डालो। ये ट्रिक याद रखो सबके लिए, अल्डो हेक्सोस तक याद रखो, बराबर है। तो ये कंपाउंड का सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा है बताओ, ये फर्स्ट कार्बन CHO से ही नंबरिंग होगी, बिकॉज ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो यहां से 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 4 अगर है कार्बन तो इसका मतलब ये थर्ड वाला जो है वो पेनल्टीमेट कार्बन हुआ। पेनल्टीमेट कार्बन पे OH कौन से साइड में है बच्चों, इट इज ऑन द राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब ये पक्का D है, बराबर है। यहाँ पे भी OH ऑन द राइट हैंड साइड है, तो ये भी पक्का क्या है, D है। अभी इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा याद रखना है एरिथ्रोज। क्या नाम है इसका, एरिथ्रोज। और इसका नाम है थ्रियोज। क्या नाम है, थ्रियोज, ठीक है। इसका नाम है एरिथ्रोज, इसका नाम है थ्रियोज, डी थ्रियोज एंड डी एरिथ्रोज, राइट। अभी इन सब की बात करें तो ये क्या हो गया, आपके अल्डो टेट्रोज हो गए। अभी अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको टेट्रोज से पेंटोज बनाऊं तो अभी इसमें कितने कार्बन है, 4 है, तो एक कार्बन बढ़ा दिया। मैंने बोला था CHO के जस्ट नीचे में एक कार्बन और बढ़ा दो, देखो एक कार्बन बढ़ा दिया, इधर भी एक कार्बन बढ़ा दिया, बाकी सेम एज इट इज ही कट कॉपी पेस्ट किया, देख लो आप, डिक्टो सेम कॉपी पेस्ट किया मैंने, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला था, जब आप ये साइड में बनाओगे तो OH हमेशा राइट हैंड साइड में लिखोगे, यहाँ पे H आएगा बच्चों, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, OH आएगा और यहाँ पे H आएगा। नाउ टेक योर टाइम, इज इट D और L, yes it is D। D क्यों बोला इसको, because OH on the right hand side on penultimate carbon, penultimate मतलब सेकंड लास्ट कार्बन। तो इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा आपका D राइबोस, D राइबोस, नाम तो याद रखना पड़ेगा, D राइबोस, ठीक है। इसका नाम है बच्चों D अराबिनोस, इस कंपाउंड का नाम क्या है, D अराबिनोस। नेक्स्ट, अभी इस कंपाउंड की बात करें तो एज इट इज मैंने देखो कॉपी पेस्ट किया है, राइट। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, OH लिखूंगा, यहाँ पे H लिखेंगे, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, H आ जाएगा।
पेनल्टीमेट कार्बन की बात करें तो अभी भी OH ऑन द राइट हैंड साइड ही है, तो ये भी D है, ये भी कौन सा है, D है। एक्चुअली मैं ये पूरा D सीरीज ही बना रहा हूँ, राइट। तो D हो गया सब में। अभी इसका नाम जो है, इसका नाम है जाइलोज, इसका नाम है लाइसोज, ठीक है। नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो बच्चों इसमें सब में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो इन सबको क्या बोलोगे आप, अल्डो पेंटोज। अल्डो क्या बोलोगे, पेंटोज बोलोगे, बराबर है ना। अगर मैं इससे वापस से 2 और कार्बन बनाऊं या 2 स्ट्रक्चर्स और बनाऊं, ये 2 स्ट्रक्चर्स हो गए बच्चों, इसमें भी यहाँ पे एक कार्बन एक्स्ट्रा डाल दिया, यहाँ पे भी कार्बन, इससे बेटा सेम देखो, कट कॉपी पेस्ट किया, एक एक कार्बन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, इधर भी सेम कट कॉपी पेस्ट, एक एक कार्बन यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, सेम इन द केस ऑफ द लास्ट वन आल्सो, राइट। तो अभी करना क्या है बेटा, इन 2 स्ट्रक्चर्स में, ये 2 स्ट्रक्चर्स में पहले आप OH यहाँ पे लिखोगे, फिर यहाँ पे आप H लिखोगे, यहाँ पे क्या आएगा, OH आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा, ठीक है ना, ओनली डिफरेंस। तो इन दोनों कंपाउंड्स का नाम क्या है, इसका नाम है डी एलोज और इसका नाम है डी एल्ट्रोज, ठीक है, डी एलोज एंड डी एल्ट्रोज। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो OH ऑन द राइट हैंड साइड, फर्स्ट वाले में H आएगा, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ से H आएगा। इसका नाम है डी ग्लूकोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस के लिए। इसके ऊपर मैं सिर्फ डी ग्लूकोज के ऊपर 2 लेक्चर्स लेने वाला हूँ, 2 लेक्चर्स स्पेशली, सेकंड एंड थर्ड लेक्चर विल बी ऑन ओनली ऑन डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज हो गया, इसका नाम हो गया डी मैनोज, ठीक है, ये क्या हो गया, डी मैनोज। अभी बताओ इसमें OH कहाँ पे आएगा बच्चों, फर्स्ट वाला है तो राइट हैंड साइड में, सेकेंड वाला है तो लेफ्ट हैंड साइड में, बराबर है। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है डी ग्लूकोज, थोड़ा लिख के ही प्रैक्टिस होगा, ये याद हो जाएगा। डी क्या है, ये ग्लूकोज है, इसका नाम है डी आइडोज, ठीक है, ओके। फिर लास्ट वाले की बात करें तो OH ऑन द राइट हैंड साइड, यहाँ पे OH ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, इसका नाम है डी गैलेक्टोज, इसका नाम डी गैलेक्टोज और इसका नाम है डी टैलोज, ठीक है। अगर यहाँ की बात करें तो इन सब में 6-6 कार्बन है, तो आप इसको क्या नाम दोगे, अल्डो हेक्सोज नाम दोगे। मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आप लिख लेना डी क्या, सॉरी, अल्डो हेक्सोज नाम हो जाएगा। अगर मैं बच्चों इनकी बात करूँ, यहाँ पे ध्यान देना, इन 2 स्ट्रक्चर्स की बात करो, कोई भी 2 स्ट्रक्चर्स की बात करो, ये 2 की बात करो या फिर ये 2 की बात करो, इन दोनों की बात मत करना, ठीक है। ये 2 की बात करो, जो जोड़ी जोड़ी में है बेटा, पेयर्स वाइज है, उनकी बात करो, उनमें एक ही डिफरेंस है, ध्यान से देखना। इस स्ट्रक्चर को देखो और इस स्ट्रक्चर को देखो, क्या ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, नहीं है, नहीं है, मिरर इमेज नहीं है, बराबर है। दूसरी बात, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 मार्क करो, ये भी 1 ही है, यहाँ पे 2 मार्क करो, ये भी 2 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 मार्क किया, तो ये भी 3 और ये भी 4 है। अभी अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे, एकदम ध्यान से देखो, तो बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में। सर फर्स्ट एज इट इज CHO है, सेकेंड वाले की बात करें तो यहाँ पे OH ऑन द राइट हैंड साइड है, यहाँ पे OH ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है, डिफरेंट है। थर्ड वाला डिक्टो सेम है, फोर्थ वाला भी डिक्टो सेम है, तो सिर्फ एक ही कार्बन के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन अलग है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब OH का अरेंजमेंट अलग है, यस और नो, क्योंकि ये असिमेट्रिक कार्बन एटम है, राइट। तो ऐसे पेयर्स को हम लोग बोलते हैं एपीमर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, हमने पहले भी पढ़ा, अभी क्या बोलेंगे इसको, एपीमर्स। सो एपीमर का मतलब क्या होता है, एपीमर्स का मतलब होता है डाइस्टीरियो आइसोमर्स with more than one stereo center, with more than one stereo center, and which differs in configuration at only one stereo center, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस सिर्फ एक ही स्टीरियो सेंटर पे हो, which differ in configuration at only one stereo center are called epimers। ऐसे वाले कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एपीमर्स बोलेंगे। so, इनको आप बोलोगे एपीमर्स ना। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, बराबर है, तो इसमें और इसमें क्या ये दोनों एपीमर है, यस। अब ये दोनों एपीमर है और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन एक जगह पे डिफरेंट है, कौन से कार्बन पे डिफरेंट है, C2 पे, कार्बन नंबर 2 पे। सो वी कैन से नंबर 1 डी एरिथ्रोज एंड डी थ्रियोस
are C2 epimers. They are dash epimers. They are C2 epimers. इनको आप C2 epimers बोलोगे, बराबर है। अभी आप कोई भी दो ले लो बेटा, योर विश। अगर आप बात करो इन दोनों की बात करें तो बताओ, फर्स्ट तो सेम है, सेकंड पे देखो डिफरेंट है, थर्ड भी सेम है, फोर्थ भी सेम है, फिफ्थ भी सेम है। तो इसका मतलब डी राइबोज एंड डी अराबिनोज दे आर C2 एपिमर। और एग्जांपल लिखना तो लिख सकते हैं डी राइबोज एंड डी अराबिनोज आर C2 एपिमर। दे आर डैश एपिमर्स, C2 एपिमर्स, ठीक है ना। अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ध्यान देना। मैं ये अल्डो ट्रायल हटा रहा हूँ, ध्यान देना। थर्ड वाला मुझे बताओ बच्चों, डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज ये कौन से एपिमर्स है? टेक योर टाइम। डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज, ठीक है। मैं और भी लिख रहा हूँ। फोर्थ वन डी ग्लूकोज, आप लोग आंसर सेलेक्ट करके रखो तब तक, एंड डी गैलेक्टोज, ठीक है। फिफ्थ एंड द लास्ट वन डी ग्लूकोज एंड डी एलोज, ये कौन से एपिमर्स है? टेक योर टाइम, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो, मैं साइड में हो जाता हूँ, स्ट्रक्चर्स देख लो और फिर आंसर डिसाइड करो। हो गया? चलो बताओ। डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज, सर ये तो जोड़ी वाला है, डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो CHO सेम, सिर्फ यही पॉइंट पे डिफरेंस आता होगा, देखो बाकी सब डिक्टो सेम है। तो इसका मतलब दे आर C2 एपिमर। तो इनको आप क्या लिखोगे बच्चों? मेरे पास जगह नहीं है, दे आर C2 एपिमर। ये MCQ में डायरेक्टली पूछा जाता है, डायरेक्टली एज इट इज स्टेटमेंट है बच्चों, डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज आर डैश एपिमर्स, दे आर C2 एपिमर्स, खत्म, दैट्स इट। नेक्स्ट अगर बात करूं ग्लूकोज की गैलेक्टोज के साथ कंपैरिजन करो। ये ग्लूकोज है, मैं यहाँ पे एरो बना रहा हूँ, ये ग्लूकोज है और ये है आपका गैलेक्टोज। टेक योर टाइम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये फ्यूचर लेक्चर्स में मुझे वापस चाहिएगा, आप लोग प्लीज इसका आंसर सोचो। सर हमने सोच लिया था, तो बताओ फर्स्ट पे सेम, सेकंड पे भी सेम, थर्ड पे भी सेम, फोर्थ पे बेटा डिफरेंट रहा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दे आर C4 एपिमर्स, दे आर डैश एपिमर्स, C4, कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंट है, इसकी वजह से इनको क्या बोलेंगे? C4 एपिमर। उसके बाद में अगर ग्लूकोज की एलोज के साथ बात करें तो फर्स्ट सेम, सेकंड भी सेम, थर्ड पे देखो डिफरेंस आ रहा है, थर्ड पे डिफरेंस आ रहा है, तो थर्ड पे डिफरेंस आ रहा है, इसके लिए बेटा हम लोग इनको क्या बोलेंगे? दे आर C3 एपिमर्स, दे आर डैश एपिमर्स, C3 एपिमर्स। तो एपिमर्स का कांसेप्ट आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप और प्रैक्टिस करना चाहो तो बच्चों और ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करो, लेकिन याद रखें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नोट याद रखना, कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट वन स्टीरियो सेंटर। अगर एक ही स्टीरियो सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन अलग है तो ही आप उसको एपिमर बोलोगे, बाकी में तो 2-2 जगह पे, 3-3 जगह पे भी हो सकता है, तो उनको एपिमर नहीं बोलेंगे, फिर तो बेटा वो बहुत ज्यादा नाम हो जाएंगे। तो इस वजह से याद रखना एपिमर के लिए खाली एक ही स्टीरियो सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन अलग होना चाहिए। तो बच्चों अगर मुझे बताओ ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से समझा है तो आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। नोटबुक में एक अच्छे से फ्रेश पेज पे ही ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना, बिकॉज ये बहुत बड़े और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। नाम भी याद रखना, स्ट्रक्चर भी याद रखना। एक काम आपको ये करना है कि जैसे मैंने डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के लिए बनाया, बराबर, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH यहाँ पे है ना, आप क्या करोगे नेक्स्ट पेज पे वापस ऐसा ही सेम सीरीज बनाओगे, बट उसमें क्या रहेगा, OH ये साइड में होगा, H ये साइड में होगा, तो यहाँ पे D की जगह पे क्या आएगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? वेरी गुड। तो यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? H, तो यहाँ पे क्या आएगा? L ग्लिसरॉल्डिहाइड। फिर उसके हिसाब से 2 और बनेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? L एरिथ्रोज, इसका नाम क्या हो जाएगा? L थ्रियोज, एंड सो ऑन। ये पूरा आपको बनाना है बच्चों। तो आपको ये तो मैंने सिखा दिया एपिमर्स का कंसेप्ट। एक और पेज आप बनाना प्लीज, ठीक है, उसमें ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड की जगह पे L ग्लिसरॉल्डिहाइड और ये पूरे स्ट्रक्चर्स बनाना। तो आपको टोटल 30 स्ट्रक्चर्स याद हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये 15 है और वो 15, तो टोटल आप हो जाएगा 30। सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पहले हमने बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया, उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स हमने स्टार्ट किया। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, उनका डेफिनेशन क्या है, ओल्ड क्या था, न्यू डेफिनेशन क्या था। उसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। उसके हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन किया, सिंपल है। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ओलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स पूरा पढ़ा। और उसके बाद में हमने पढ़ा मोनोसैकराइड्स, उनका अरेंजमेंट के हिसाब से DNL कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड होता है, और ग्लिसरॉल्डिहाइड एक स्टैंडर्ड उसमें कंपाउंड माना गया था, उस हिसाब से मैंने पूरा सीरीज और ये कंपाउंड याद रखना। अभी ध्यान से सुनो, लेक्चर नंबर 2 में विल बी स्टार्टिंग विद डी ग्लूकोज, सिर्फ डी ग्लूकोज ही पढ़ेंगे,
पूरे 2 लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 डी ग्लूकोज ही होगा। इसमें से हर एक कंपाउंड हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में डी ग्लूकोज या डी फ्रक्टोज एंड डी ग्लूकोज, ये 2 कंपाउंड बहुत ज्यादा डिटेल में है, लेकिन ग्लूकोज के ऊपर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा, 2 लेक्चर स्पेशली उसके ही बनेंगे, ठीक है। सो लेक्चर नंबर 2 में वी विल स्टार्ट विद डी ग्लूकोज एंड थर्ड विल कंटिन्यू विद द डी ग्लूकोज। सो आई होप आप लोगों को ये वाला पार्ट समझा होगा। अच्छे से प्रैक्टिस करना, याद करना, 2-3 बार लिखोगे तो अच्छे से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द concept of D glucose in very much detail. Till then, thank you students.